हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची बघेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज़ चल रही थी जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए जो डाटा तैयार किया है तो ये मुझे कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने मिला है, तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट, आप पूरा लास्ट तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। बॉडी के लिए सबसे घातक खनिज कौन सा? सेलेनियम है ना। तो स्टूडेंट, जितना इंपॉर्टेंट है ये मिनरल्स, अगर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए ये खनिज तो वो घातक भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा घातकता देखी जाती है सेलेनियम की देखी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है कि बॉडी के लिए घातक खनिज कौन सा है, तो सेलेनियम है। इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मात्रा अगर सेलेनियम की ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो ये घातक प्रभाव भी देखने मिलते हैं, उल्टी वगैरह मतली वगैरह आने लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ही घातक खनिज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज भी है। सेकंड है कोशिका का सबसे व्यस्त कोशिकांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ये भी देखने मिला एग्जाम में, मैंने देखा है कुछ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे व्यस्त कोशिकांग कौन सा स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है सबसे मतलब व्यस्त कोशिकांग क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होती है, क्रेब्स साइकिल की क्रिया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो रहता है जहाँ पर एटीपी का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होता है, तो ये सब कहाँ संपन्न होती है ये क्रियाएं? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा में होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। तो सबसे व्यस्त मतलब एटीपी का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। या एटीपी जहाँ पर इकट्ठा रहती है वो कहाँ रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहती है। तो ऊर्जा का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? सबसे व्यस्त कोशिकांग भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो प्लांट सेल वॉल होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। या प्लांट की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है स्टूडेंट? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है स्टूडेंट? सेल्यूलोज करता है ना, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? पॉलीसेकेराइड है ना। कार्बोहाइड्रेट भी 3-4 टाइप के पढ़ेंगे अभी हम लोग, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर वो काफ़ी सारे डाइसेकेराइड में टूट जाते हैं या मोनोसेकेराइड में टूट जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है स्टूडेंट? सेल्यूलोज है, स्टार्च है ना, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। लिग्निन है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड तो है लेकिन वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए जो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा? सेल्यूलोज कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या? मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है ना। बात कर रहे हैं किसकी? संख्या की, ना कि जोड़े की। अगर जोड़े की भी बात की जाए तो है ना, मानव में गुणसूत्र की संख्या में जोड़े कितने होते हैं स्टूडेंट? 22 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जो 22 होते हैं वो सेम रहते हैं सब में, है ना, किसमें? मेल और फीमेल दोनों में सेम रहते हैं 22 जोड़े। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है मेल में भी अलग होता है और फीमेल में भी अलग होता है ना। इन केस ऑफ मेल में क्या रहते हैं? एक्स वाई रहता है स्टूडेंट, और फीमेल में क्या रहता है? एक्स रहता है ना। तो क्या होते हैं मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 46 होती है। ठीक है, जो 46 मतलब कि कितने जोड़े? 23 जोड़े होते हैं, है ना। 23 जोड़े होते हैं जिसमें से 22 रहते हैं सेम, है ना, फीमेल और मेल में दोनों में सेम रहेंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ा रहता है, 23वां जोड़ा जो मेल में क्या रहता है? एक्स वाई रहता है, और फीमेल में क्या रहता है? एक्स रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं को क्या बोलता है कि इन्हीं को क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है ना, या लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, क्योंकि यही गुणसूत्र क्या डिसाइड करते हैं? लिंग डिसाइड करते हैं कि मेल होगा आने वाला बॉर्न या फीमेल होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन और फास्फोरस से होता है या फॉस्फोलिपिड से होता है। मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो बताया था कि ये क्या है? सेल है ना। तो ये क्या है जो आउटर, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इसका निर्माण कौन करता है स्टूडेंट? प्रोटीन और फास्फोरस करता है, या प्रोटीन या फास्फोलिपिड। मैंने आपको बताया था ना, आसपास क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड, और बीच में क्या पाया जा रहा था? प्रोटीन, है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कौन कर रहा था? प्रोटीन कर रहा था और
फास्फोरस या फॉस्फोलिपिड कर रहा था ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में। मैंने आपको ये भी बताया था। मैंने ये फैक्ट इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखे गए हैं, तो आप फिर से इनको रिवाइज़ कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएँ। और स्टूडेंट, मैं जो समझा रही हूँ थोड़े डिटेल में समझा रही हूँ। ये जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट को मैं थोड़ा डीपली समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप कभी भूलो ना। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये जो आउटर वॉल है ये क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति का निर्माण हम लोगों ने पढ़ा था सेलुलोज से हो रहा था ना, जो कि क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है या कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी, क्योंकि जो सेलुलोज होता है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में थोड़ी ना होता है सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति भी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी, जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? मानव में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 70% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो हमेशा ही एग्जाम में देखने मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है और आपको हमेशा याद भी रहना चाहिए। और कुछ बुक्स में ये वेरिएशन डाटा भी मिलता है इसका। किसी बुक में लिखा होता है कि 60 से 65%, किसी बुक में 56 से 60% लिखा होता है और किसी बुक में 65 से 70% लिखा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये डाटा जो है एक्यूरेट बता रही मैं आपको। 65 से 70% क्या होता है? मानव में जल की मात्रा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है और फंगस का या शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहला जाता है? फाइकोलॉजी। और जो कवक का अध्ययन क्या कहला जाता है स्टूडेंट? माइकोलॉजी। ये जो कवक और शैवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक लाइकेन नाम आता है ना, इन्हीं के साथ जुड़ा है एक लाइकेन, इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। लाइकेन किसका उदाहरण है स्टूडेंट? कवक और शैवाल की सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, सहजीविता क्या होती है? जब दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ मिलता है ना, तो लाइकेन उसी का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने कभी पेड़ों में देखा होगा ना, या पेड़ों की छालों में देखा होगा, या बहुत पुराने पेड़ रहते हैं उनकी मतलब तने में देखा होगा, ऐसे रंग बिरंगे से कुछ कवक टाइप से निकले होते हैं छालों में, है ना, या उनके तने में निकले होते हैं। और कुछ देखा होगा आपने सफ़ेद कलर के निकले होते हैं, जैसे मशरूम टाइप दिखते हैं, तो सफ़ेद कलर का भी देखा होगा आपने। और कुछ ग्रीन कलर की भी हल्के हल्के से बूंद से, जैसे कि मान लो ये एक तना है, ठीक है, ऐसी ऐसी से ग्रीन कलर की दिखी होती है। और एक बड़े रहते हैं, जैसे ये है, तो इस टाइप से रहते हैं। क्या ये होते हैं स्टूडेंट? वाइट कलर के होते हैं, जैसे मशरूम होता है ना उसी शेप के होते हैं, या फिर उससे थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। और एक ग्रीन से रहते हैं। जो ग्रीन से रहते हैं उनको नीलहरित शैवाल कहते हैं, और जो ये रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? कवक। तो स्टूडेंट ये जो है, और कभी कभी आपने देखा होगा रंग बिरंगे से कवक दिखते हैं ना, जैसे रंग बिरंगे से रहेंगे। कभी पेड़ों की छालों में देखा होगा आपने, पिंक कलर के, येलो कलर के देखने मिलते हैं। ठीक है, ये नमी जब बारिश के मौसम में ज़्यादा देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखा होगा आपने रंग बिरंगे। तो स्टूडेंट जो रंग बिरंगे होते हैं ना, यही होते हैं क्या? लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन। और ये जो है ग्रीन कलर के क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। और जो वाइट कलर के क्या होते हैं? कवक होते हैं। ठीक है, ये जो रंग बिरंगे हैं लाइकेन, और ये जो है शैवाल, और ये तो ये जो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन है ना, मतलब सहजीविता का उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी देखा गया था। 2021 का नीट दिया था मैंने, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखा था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि लाइकेन जो है वो किसके बीच की कड़ी, मतलब शैवाल और कवक के बीच की कड़ी। मैंने 2021 का नीट का एग्जाम दिया था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे देखने में मिला था। लाइकेन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, बट क्वेश्चन इसी का था, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्या है? वह अंग जो मानव शरीर का पित्त उत्पन्न करता है। पित्त का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बाइल होता है ना। बाइल को क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं। पित्त रस या बाइल जूस है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा। तो बाइल का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट? यकृत में होता है या लीवर में होता है। निर्माण कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। ठीक है, निर्माण होता है लीवर में। और स्टूडेंट स्टोरेज कहाँ होता है, या संग्रहण कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ रहता है? ये रहता है गॉल ब्लेडर में। ठीक है, गॉल ब्लेडर में रहता है, या पित्ताशय भी बोलते हैं इसको, गॉल ब्लेडर या पित्ताशय में। ये गॉल ब्लेडर का स्टोन बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहा है अभी। तो गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, पत्थरी होती है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक होती है वो भी। तो गॉल ब्लेडर में क्या रहता है? पित्त।
इकट्ठा रहता है या संग्रहित रहता है, और निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं स्टूडेंट, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहते हैं। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन देखने मिलता है। आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइडल बैग, है ना। आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइडल बैग, तो किस कोशिकांग को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और क्यों कहते हैं स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं ना, डाइजेस्टिव सेलुलर एंजाइम होते हैं। अगर कोशिका नष्ट हो रही है तो ये एंजाइम, अगर कोशिका नष्ट होती है तो ये एंजाइम क्या होते हैं, कोशिका मतलब पूरी कोशिका का पाचन कर लेते हैं या कोशिका को खा जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही कोशिका को खा लेती है। इसमें बहुत डाइजेस्टिबल एंजाइम होते हैं जो कोशिका का पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवन का भौतिक आधार। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जीवन का भौतिक आधार। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन देगा, वाटर देगा, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन देता है, वाटर, ऑक्सीजन देगा, ऐसे ऑप्शन देता है, इनमें से कोई नहीं है ये सभी, ठीक है। और एक ऑप्शन दे देगा क्या, जीव द्रव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। इसमें ऑप्शन भी इतने अच्छे देंगे, वाटर देगा, ऑक्सीजन, तो लगेगा दोस्तों कि वाटर भी आ सकता है, जीवन का भौतिक आधार है तो वाटर भी आ सकता है, या ऑक्सीजन आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है। तो जीवन का भौतिक आधार किसको बोला जाता है, जीव द्रव्य को, क्योंकि अगर शरीर ही रहेगा तो क्या वाटर और क्या ऑक्सीजन, है ना। तो शरीर का निर्माण ही किससे होता है, जीव द्रव्य से होता है, तो भौतिक आधार तो जीव द्रव्य ही होगा ना। इसलिए जीवों का भौतिक आधार किसको कहा जाता है स्टूडेंट, जीव द्रव्य को कहा जाता है। या जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है, जीव द्रव्य को, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाद में इंपॉर्टेंट है अगर हमारे शरीर का निर्माण होगा तो, है ना, या वाटर बाद में इंपॉर्टेंट जब हमारे शरीर का निर्माण होगा तो, लेकिन जीव द्रव्य नहीं होगा तो हमारे शरीर का निर्माण ही नहीं होगा, है ना, बनेगा ही नहीं हमारा शरीर। इसलिए जीवन का भौतिक आधार किसको बोला जाता है स्टूडेंट, जीव द्रव्य को बोला जाता है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, लेकिन सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस इसलिए करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, है ना। अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद होती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सबके बारे में थोड़ी सी स्टोरी या थोड़ा सा उसका बेसिक बताते जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेनम बुक के लेखक कौन है ना। किसने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेनम, थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, है ना। थियोफ्रेस्टस को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बॉटनी के फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटनी के फादर बोलते हैं, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को। और जियोलॉजी के जो जंतु विज्ञान के फादर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, अरस्तु को बोलते हैं। और पादप विज्ञान की बात किया तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरा, है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरा। किसने लिखा था, थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, क्योंकि नाम आ रहा है प्लांटेरा, प्लांटेरा मतलब पादप, है ना। तो पादप के लेखक कौन है, थियोफ्रास्टस, इसलिए तो इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को। किसको कहा जाता है स्टूडेंट, अरस्तु को। इन्होंने कौन सी बुक लिखा था, इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक लिखा था। कौन सी, हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक लिखा था। एनिमेलिया मतलब एनिमल या जंतु, है ना। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक किसने लिखा था, अरस्तु ने लिखा था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्या है, 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। तो 5 जगत के वर्गीकरण में मैंने आपको पढ़ा चुका है, पूरा अच्छी तरीके से वर्गीकरण पढ़ाया है। जंतु जगत, पादप जगत, सबसे पहले आता था हमारा क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फिर पादप और फिर जंतु, है ना। तो 5 जगत का वर्गीकरण देखा था। मोनेरा में एक कोशिकीय जीव आ रहे थे, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से 5 जगत का वर्गीकरण कराया है, ठीक है। तो 5 जगत का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉर्मल अगर कोई एग्जाम में आ रही तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, विटेकर ने दिया था, या पूरा नाम क्या है, R.H. विटेकर ने। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सी धातु आवश्यक है या कौन सा आयन आवश्यक है, तो मैग्नीशियम आयन आवश्यक है। जो क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का, अगर ग्रीन कलर के पादप दिख रहे हैं मतलब उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो कौन सी धातु प्रेजेंट है, मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें यह केंद्रीय धातु भी कहते हैं ना। तो क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु क्या है, मैग्नीशियम है ना। और स्टूडेंट कुछ केंद्रीय धातु के नाम भी, जैसे साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका नाम है, विटामिन B12 का नाम है, क्या, साइनोकोबालामिन, जिसकी केंद्रीय धातु क्या है स्टूडेंट, कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि विटामिन B12 की केंद्रीय धातु क्या है। तो अगर आपको विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम पता होगा या रासायनिक नाम पता होगा कि साइनोकोबालामिन नाम है, तो उसके नाम में भी आता है कोबालामिन, मतलब कोबाल्ट होता है ना। तो B12 की जो केंद्रीय धातु क्या है,
कोबाल्ट है, मतलब कि अगर B12 का निर्माण होगा, जैसे कि क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक मैग्नीशियम है, मतलब कि क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु क्या है, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। वैसे अगर बॉडी में कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 नहीं बनेगा, है ना, या विटामिन B12 लेंगे भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब कोबाल्ट होना जरूरी है। तो B12 की केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट। वैसे ही आयरन है ना, आयरन किसकी केंद्रीय धातु स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन की है। क्या है, कहते हैं ना, मतलब फेरस वाली चीज़ें पिलाते हैं अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ताकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, है ना। तो हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु क्या है, आयरन है। B12 की केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट है। और क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु क्या है, मैग्नीशियम। स्टूडेंट अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है ना, अगर प्लांट में या पौधे में की पत्तियों में, तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा किसी किसी पेड़ों में कि पत्तियां पीली होने लगती है ना, तो वो मैग्नीशियम की कमी के कारण ही पौधे की पत्तियां क्या होने लगती, पीली होने लगती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है तो कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अणु क्या है, प्रोटीन है। बिल्कुल सही कि कोशिका में सबसे ज़्यादा कौन सा अणु पाया जाता है, प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कौन सा अणु पाया जाता है, प्रोटीन, है ना। सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोटीन है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बनिक की। ठीक है, कितने परसेंट पाया जाता है, 10 से 15% पाया जाता है। ठीक है, 10 से 15% पाया जाता है, कार्बनिक में पाया जाता है। अकार्बनिक की बात की जाए, कोशिका में कार्बनिक आयन भी मिलते हैं और अकार्बनिक भी मिलते हैं, है ना, मतलब कार्बनिक तत्व भी मिलते हैं और अकार्बनिक भी मिलते हैं। तो जो अकार्बनिक में पाया जा रहा था सबसे ज़्यादा, तो वो क्या पाया जा रहा था, वाटर, है ना, वाटर या जल। और अगर कार्बनिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा था, वो था क्या, प्रोटीन, है ना, क्या था, प्रोटीन। तो जो हम लोगों ने अभी देखा था, है ना, कोशिका झिल्ली का निर्माण भी किससे हो रहा है, प्रोटीन और फास्फोरस से हो रहा है ना, इसलिए कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अणु भी क्या होगा, प्रोटीन होगा। और तत्व की बात की जाए तो तत्व कौन सा होगा, फास्फोरस होगा, और अणु कौन सा होगा, प्रोटीन होगा। और अकार्बनिक तत्व की बात की जाए, अकार्बनिक तत्व कौन सा होगा स्टूडेंट, वाटर होगा। ठीक है, आप तीनों पॉइंट याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, अणु प्रोटीन है, 10 से 15% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है फास्फोरस, और अकार्बनिक तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, जल है। ठीक है, जो कि 90 से 92% पाया जाता है। ठीक है, कोशिका की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है 10 से 15%। ठीक है, जो कि कार्बनिक तत्व है। और दूसरा है क्या, तत्व में कौन सा, फास्फोरस है। और अकार्बनिक तत्व की बात की जाए तो कौन सा है, जल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका का कंकाल किसको बोलते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का पूरा नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं कोशिका का कंकाल उसको, जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, ये केंद्र। स्टूडेंट केंद्र के पास ऐसी क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है ना। तो ये स्टूडेंट एक नेटवर्क बना लेती है पूरे कोशिका में। जैसे कि कंकाल तंत्र होता है ना, एक नेटवर्क बना लेता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, एक नेटवर्क बना लेगा। यहाँ भी बोन्स होंगी, यहाँ पर पैरों में बोन्स होंगी, ठीक है, ब्रेन में बोन्स होंगी, ठीक है, फेस में बोन्स होंगी। तो क्या है, बोन्स का एक नेटवर्क है ना, एक कंकाल क्या है, एक नेटवर्क है, मतलब सबको जोड़ के रख रहा है ना, पूरी बॉडी को एक जोड़ के रख रहा है। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, जो सभी को, पूरे मतलब कोशिका को एक जॉइंट बना के रखता है, या नेटवर्क बना के रखता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है ना, या साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, क्या है, वायरस है। स्टूडेंट वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है वायरस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर ये जीवित कोशिका में चले गया या लाइव सेल में चले गया तो ये जीवित होता है। अगर डेड सेल में है, मतलब कि अगर कोशिका से इसको बाहर निकाल दिया जाए या जीवित बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाए तो ये क्रिस्टल फॉर्म में या रवे के फॉर्म में हो जाता है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है किसको, वायरस को। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कोशिका से बाहर निकाल दें इसको तो ये निर्जीव है ना, क्या है, निर्जीव है। ठीक है, और कोशिका के अंदर क्या है, जीवित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है,
जीवित और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है ना। और ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है। हम लोगों ने कोशिका जब पढ़ा था तो कोशिका सिद्धांत भी पढ़ा था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट? स्लीडन और स्वान साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत क्या कह रहा था कि सभी जीव जब बने कोशिका से मिलकर बने, हाँ। और कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है शरीर की। और दूसरी चीज़ क्या देखा था कि जो भी कोशिकाएं रहती है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये किसी भी चीज़ का पालन नहीं करता है। कौन? विषाणु। क्योंकि ये तो निर्जीव भी है ना, जीवित तो है ही है लेकिन निर्जीव भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाया जाना क्या कहलाया जाता है? सिनसिटियम कहा जाता है। अगर एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका, यहाँ पर एक से ज़्यादा केंद्रक हैं, 2, 3, 4 केंद्रक हैं, तो इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सिनसिटियम कहा जाता है। और इस सिनसिटियम की कंडीशन किस में होती है सबसे ज़्यादा? किस ऑर्गन में होती है? तो हार्ट में होती है, हृदय में होती है ना। जीवन पर्यंत बिल्कुल बिना रुके काम करने वाला कौन सा अंग है? हृदय है। बिल्कुल हमेशा चालू रहता है, अगर ये बंद हो गया तो इंसान भी मर जाता है ना। तो जीवन पर्यंत काम करने वाला कौन सा अंग है? हृदय है। इसीलिए हृदय में क्या होते हैं? एक से अधिक केंद्रक होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? सिनसिटियम। तो सिनसिटियम हमेशा क्वेश्चन पूछता है, सिनसिटियम किस में होता है? हृदय में होता है ना, या हार्ट में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में प्रोलामिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन है। प्रोलामिन क्या है? एक प्रोटीन। और हिस्टोन भी क्या है? प्रोटीन। आप लोग हमेशा जेनेटिक्स पढ़ते होगे या फिजियोलॉजी में पढ़ते होगे, तो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में देखा होगा आपने, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है ना। हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्लस डीएनए पाया जाता है। हमेशा पढ़ते हैं ना, केंद्रक में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होती है और डीएनए होता है ना। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होती है और डीएनए होता है। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी प्रोलामिन प्रोटीन पाई जाती है ना। तो अगर बात की जाए, हमेशा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी प्रोटीन होती है? ऑप्शन दे देगा हिस्टोन प्रोटीन, प्रोलामिन प्रोटीन और 2-3 प्रोटीन के नाम दे देगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगी कौन सी? प्रोलामिन। और जो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में होगी हिस्टोन प्रोटीन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? कुछ कोशिकांग देखते हैं और उनके खोजकर्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये जो इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है उनके आपको खोजकर्ता के नाम याद कर लोगे जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो केंद्रिका है ना, न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी स्टूडेंट? टी बावेरी साइंटिस्ट ने की थी, है ना। सेंट्रोसोम है ना, जो सेंट्रोसोम कैसा होता है? ऐसा बेलनाकार रूप में होता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? टी बावेरी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था उन्होंने दिया था क्या? बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट, ठीक है। तो नाम किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का? बेंडा ने दिया था। और खोज किसने की थी? अल्टमान साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। और सबसे पहले देखा था तो किसने देखा था? फ्लेमिंग ने देखा था। तो आप लोग 3 नाम बिल्कुल याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, फ्लेमिंग, अल्टमान और बेंडा। ये नाम आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के से रिलेटेड है तीनों नाम, बेंडा, अल्टमान और फ्लेमिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी स्टूडेंट? पैलेडे ने की थी। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? पैलेडे कण कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? पैलेडे कण, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह बोलते हैं ना, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बेग भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे साइंटिस्ट ने की थी। और गोल्जी काय की खोज बहुत ही सरल है, सिंपल है, कैमिलो गोल्जी ने की थी, नाम से ही है स्पष्ट, है ना। तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं, है ना, या कोशिका का कंकाल भी बोलते हैं, तो उसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट कोशिका झिल्ली, जिसमें क्या पाया जा रहा था? हमारा प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई थी ना कोशिका झिल्ली, जिसकी खोज किसने की थी? नेगेली व क्रेमर ने की थी। तो हमें इंपॉर्टेंट कोशिकांग देख लिया है ना। केंद्र की खोज फोंटाना, सेंट्रोसोम की टी बावेरी ने, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने, खोज की थी अल्टमान ने, और देखा किसने था? फ्लेमिंग ने देखा था। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेडे ने की थी, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता था? पैलेडे कण। और गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, और लाइसोसोम की डी ड्यूवे ने, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोर्टर ने, और कोशिका झिल्ली की नेगेली और क्रेमर ने। तो देख लिया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।